नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी भूगोल का चैप्टर नंबर 2 लेकर के आया हूं। आज के इस चैप्टर का नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। अर्थात आज के इस चैप्टर में हम ग्लोब अक्षांश और देशांतर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे कि ग्लोब किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, अक्षांश और देशांतर का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये कैसे होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, इनके माध्यम से हम किन किन जानकारियों को प्राप्त करते हैं, इनके ऊपर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था। अगर आप सभी लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जितने भी टेप चैप्टर्स हैं सारे वीडियोस आगे तक आएंगे। उन सभी वीडियोस को हम प्लेलिस्ट में ऐड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो आगे जितने भी वीडियो आएंगे ज्योग्राफी के सारे उसमें ऐड कर दिए जाएंगे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा और वीडियो को बाद में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और टेलीग्राम पर अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। कई सारे वीडियोस के वहां पर पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि आपको डेली करंट अफेयर के पीडीएफ और काफी सारे पीडीएफ वहां पर मिलते रहे। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 को नहीं पढ़ा तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद में अवश्य पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 1 में हमने सौर मंडल के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त की थी कि सौर मंडल किसे कहते हैं, किस प्रकार से सौर मंडल का निर्माण हुआ, इनमें कौन कौन सी चीजें रहती हैं, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, सूर्य किस प्रकार, सूर्य का निर्माण किस प्रकार से हुआ, कितने ग्रह हैं, किस ग्रह के पास में कितने चंद्रमा है, इत्यादि चीजों के विषय में हमने महत्वपूर्ण जानकारी चैप्टर नंबर 1 में प्राप्त की थी। आज के इस चैप्टर में हम जितनी जानकारियों को प्राप्त करेंगे वो सारी की सारी हमारी पृथ्वी अक्षांश और देशांतर के ऊपर होंगी, समय के निर्धारण के ऊपर होंगी और कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिन पर आज के इस चैप्टर पूरा आधारित है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले से बता देना चाहते हैं। देखिए, आज के इस चैप्टर में आपको सबसे महत्वपूर्ण जो चीज मिल रही है वो क्या है, ग्लोब। ठीक है, तो सबसे पहले आप ग्लोब के विषय में कुछ अच्छी बातें समझ लीजिएगा। ग्लोब जो होते हैं छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ऐसे भी ग्लोब आते हैं जिनमें आप हवा भर के आप उनको कभी फुला सकते हैं, कभी उनको पचका सकते हैं। ऐसे ग्लोब आते हैं जिनको आप जेब में डाल के ले जा सकते हैं और ऐसे भी ग्लोब आते हैं जिनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोब कई प्रकार से आते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी है। ठीक है, क्या है, चपटी हुई है ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर चपटी हुई है और थोड़ी सी झुकी हुई भी है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी में एक काल्पनिक रेखा बनी हुई है, काल्पनिक रेखा बनी हुई जिसको हमने क्या कहा है, अक्ष का। इसको काल्पनिक रेखा बनाएगी जिसको अक्ष कहा गया। ठीक है, अब इस अक्ष को ग्लोब में एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। ठीक है, जो हमारी ग्लोब है, ग्लोब में एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसको हम लोग अक्ष कहते हैं। ये रही आपकी सुई। ठीक है, ये सुई झुकी अवस्था में स्थित है। आप लोग देख रहे कुछ इस प्रकार से स्थित है, इसको अक्ष कहा जाता है। और ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरती है उससे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ये रहा आपका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवी दोनों है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला पॉइंट मिलता है, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। अब यहां पर दो प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो है कि अक्ष किसे कहते हैं, तो अक्ष का इसका आंसर ये हो कि ग्लोब में एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न यहां पर यह बनता है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव किसे कहते हैं, तो ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरती है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ये रहे आपकी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर यह बनता है कि ग्लोब को इस सुई के चारों ओर किस तरफ से किस तरफ घुमाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है और जो पृथ्वी है ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है विषुवत वृत्त। अब ये विषुवत वृत्त ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर पूरा चैप्टर आधारित है। ये विषुवत वृत्त आपको लास्ट तक देखने को मिलेगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यही है। ठीक है, तो समझिएगा कि विषुवत वृत्त किसे कहते हैं, गहनता से, क्योंकि आगे आपको कई बार मैं इसका नाम लूंगा और आपको इसका जवाब भी देना होगा। ठीक है, इसमें बताया कि ग्लोब को एक काल्पनिक रेखा, जो ग्लोब हमारा है या फिर हम बात करते हैं पृथ्वी, ठीक है, तो पृथ्वी को फिर ग्लोब को एक काल्पनिक रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। इससे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ये आपका विषुवत वृत्त। ठीक है, और विषुवत वृत्त जो होता है ये शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ठीक है, अब यहां पर मैंने अक्षांश नाम लिया, तो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं इसको एक बार आप लोग समझिएगा। ये हमारी पृथ्वी है,
ठीक है। ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक होती है अक्षांश, अक्षांश इस प्रकार की रेखा होती है, ठीक है। अक्षांश रेखा जो होती है ये ध्रुव तक पहुंचते पहुंचते छोटी होती जाती है और ध्रुव पर पहुंच करके बिल्कुल शून्य हो जाती है, ठीक है। और अक्षांश कितने प्रकार के होते हैं? अक्षांश दो प्रकार के होते हैं, एक होते उत्तरी और एक होते दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं देशांतर की, तो देशांतर रेखाएं जो होती है सारी की सारी एक जैसी होती है, समान होती हैं, सभी की लंबाई एक जैसी होती है, ध्रुव से स्टार्ट होती हैं और कुछ ऐसे होकर के आके के यहाँ पर ध्रुव पर ये समाप्त हो जाती है, ठीक है, ऐसी होती हैं। और बीच में होती है मेन रेखा, ठीक है। तो ये होती है कौन सी? देशांतर रेखा, और ये वाली होती है अक्षांश रेखाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, ये वाला आधा भाग उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ये वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, तो एक बार ऐसे समझिएगा, ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी के मध्य से निकल गई कौन सी? विषुवत वृत्त रेखा, कौन सी? ये विषुवत वृत्त है, ठीक है। ये अक्षांश को अक्षांश भी कहा जाता है, ठीक है। ये मध्य वाली होती है विषुवत वृत्त रेखा निकल गई। अब जब विषुवत वृत्त रेखा निकल गई तो इसके ऊपर वाले आधे भाग को, दक्षिण वाले आधे भाग को हम कहते हैं दक्षिणी अक्षांश, और नीचे वाले आधे भाग को, अर्थात सॉरी ऊपर वाले आधे भाग को हम उत्तरी कहते हैं, माफी चाहूंगा, ऊपर उत्तर वाले आधे भाग को हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश, और जो नीचे वाला आधा भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश। ये दक्षिण में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट आपको मिलता है कि ये दोनों बराबर के आधे आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको मिलता है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश को अंशों में मापा जाता है। यहां पर अब एक बार आप फिर से समझिएगा, ये रहा आपका पूरा पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी मान लीजिएगा ये आपकी विषुवत वृत्त रेखा है, ठीक है। थोड़ी सी झुकी हुई पृथ्वी दिखाएगी, इसलिए आप यहां पर समझिएगा ये आपकी विषुवत वृत्त है। अब विषुवत वृत्त से कई सारी रेखाएं हैं जो कि आपके उत्तरी ध्रुव तक गई हैं, ठीक है। कई सारी रेखाएं, और एक रेखा के बाद में सभी रेखाएं धीरे धीरे छोटी होती चली आती, ठीक है। तो जो रेखाएं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, या फिर आप इनको समानांतर रेखाएं भी कह सकते हैं, ठीक है। और इनको अंशों में मापा जाता है कि ये रेखा इतने अंश पर है, वो रेखा उतने अंश पर है, ये 80 अंश पर है, ये 60 अंश पर है, ये 20 अंश पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि इन्हें इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। समझिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी को आधे आधा कर दिया, ये रहा आपकी विषुवत वृत्त, ठीक है। उत्तर में स्थित ये वाले उत्तर वाला भाग है, ठीक है। तो उत्तर में स्थित जो रेखाएं होती हैं इनको कहा जाता है उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये उत्तरी अक्षांश वाली रेखाएं हैं, और जो नीचे दक्षिण वाली रेखाएं इनको कहा जाएगा दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, इनको नीचे वाली रेखा को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं उसको भी यहां पर आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। विषुवत वृत्त सबसे पहले आता है जो होता है जीरो अंश अक्षांश पर। कहां पर? जीरो अंश अक्षांश पर होता है कौन सा? विषुवत वृत्त। इसके बाद में आपका आता है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव ये होता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव होता है 90 अंश उत्तर में। कहां पर? 90 अंश उत्तरी अक्षांश पर होता है। इसके बाद में आता है आपका दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव होता है ये वाला। दक्षिण ध्रुव होता है 90 अंश दक्षिण अक्षांश पर, ठीक है। 90 अंश दक्षिण में स्थित होता है। इसके बाद में आपके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और आती हैं जो यहां पर दी गई हैं, इनको भी समझिएगा। इसके बाद में आपकी आती कर्क रेखा, इसको आप उत्तरी गोलार्ध में मिलती है, आपको उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ये रही उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ठीक है। ये होती 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित होती है। कहां पर? 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित होती है। अगली मिलती है आपको दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध ये रहा, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा ये रही आपकी, ठीक है। ये 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित होती है। अगला मिलते हैं आपको विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव, ये रही आपकी विषुवत वृत्त, और इसके 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित ये वाली रेखा कौन सी है? उत्तरी ध्रुव वृत्त है। ये कौन सा? उत्तरी ध्रुव वृत्त है, ठीक है। इसके बाद में आपको मिलता है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है। ये रहा आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है। तो ये आपकी कुछ रेखाएं दी गई जो कि महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। इन पर अक्सर प्रश्न पूछ जाता है कि जो आपका ये कर्क रेखा है कहां पर स्थित है? कर्क रेखा कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? आपसे पूछ देगा कि 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री दक्षिण में, या फिर 66.5 डिग्री उत्तर में, या फिर 66.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछ देता है, आपको इसका आंसर देना हो तो याद कर लीजिएगा कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसके बाद में आपकी जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है ये आपकी 66.5 डिग्री विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। इसके बाद में जो दक्षिण ध्रुव वृत्त है ये 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, ठीक है। ये ध्रुव वृत्त है दोनों, ठीक है। ये ध्रुव के पास में, इसलिए इनको ध्रुव वृत्त कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, यहां पर मैंने आपको पूरा समझा दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट तो रह ही गया जो कि आपको बताना भूल गया था, समझिएगा।
ये आपकी कौन सी विषुवत वृत्त, ठीक है। विषुवत वृत्त के इधर आपको मिलती कर्क रेखा, उधर मिलती मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो मध्य वाला भाग होता है इसको कहते हैं क्या, उष्ण कटिबंध। आखिरकार क्यों कहते हैं, तो इस बात को समझिएगा। जो आपका सूर्य है, सूर्य की किरणें जो होती हैं सबसे अधिक पड़ती हैं विषुवत वृत्त पे और कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य वाले भाग पर, क्योंकि जो सूर्य है ये पूर्व से उदय होता है और पश्चिम अस्त हो जाता है, ठीक है। और जो हमारी पृथ्वी ये चपटी हुई है, चपटी हुई होने की वजह से जो आपका भाग है ये उभरा वाला होता है और यहीं पर सबसे अधिक प्रकाश पड़ता है, ठीक है। सूर्य यहां से उदय होता है और यहां पर जाकर ये अस्त हो जाता है, ठीक है। मतलब पूर्व से उदय होता है और पश्चिम के पास में अस्त हो जाता है। जब पूर्व से उदय होकर के पश्चिम में अस्त हो जाता है तो क्या होता है, यहां पर जो प्रकाश पड़ता है कहां पर, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के पास में, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के मध्य में जो प्रकाश पड़ता है इस वहां पर सूर्य की तिरछी किरणें पहुंच पाती हैं। तिरछी किरणें पहुंचने की वजह से यहाँ पर जो ये क्षेत्र होता है यहाँ पर सूर्य का कम प्रकाश पहुंच पाता है, ठीक है। और ये बार ऐसी यहाँ पर कंडीशन होती है, ठीक है। एक माध्यम से और समझिएगा कि जो आपका ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वाला क्षेत्र, इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, ठीक है। तो उस कटिबंध पर क्या होता है, सूर्य का जब उदय होता है, उदय होने से लेकर के अस्त होने तक यहाँ पर क्या होता है, जब दोपहर होती है दोपहर में सूर्य सर के ऊपर डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। सूर्य सर के ऊपर डायरेक्ट आ जाता है कहां पर, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वाले क्षेत्र में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तरी जो आपका ये उत्तरी ध्रुव वृत्त है या फिर दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, यहाँ पर कभी भी वर्ष में कभी भी सूर्य जो होता है सर के ऊपर नहीं आता है दोपहर में, ठीक है। यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की हमेशा तिरछी किरणें ही पहुंचती है यहाँ पर, इस एरिया में और इस एरिया में, ठीक है। इसीलिए ये जो एरिया होता है यहाँ पर सूर्य की अधिकतम उष्मा नहीं पहुंच पाती, यहाँ पर सूर्य की कम उष्मा पहुंचती है। इसीलिए इस भाग को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। ये होता है आपका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र और ये आपका दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है, ठीक है। एक को याद कर लीजिएगा, दूसरे में आपको उत्तरी के दक्षिण केवल यही लगाना है। अगला पॉइंट आपको मिलता है, ये आपका सूर्य है और सूर्य की किरणें अधिकतम यहां पहुंचती हैं, ठीक है, अधिकतम यहां पहुंचती हैं। और ये वाला जो आपका मिलता है ध्रुव, कौन सा, ध्रुव वाला क्षेत्र, ठीक, कौन सा, ध्रुव वाला क्षेत्र, ठीक है। तो जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है यहां पर सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुंच पाती हैं। यहां पर क्या होता है कि क्षितिज तक सूर्य की किरणें मात्र पहुंचती हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल ऊपर नहीं पहुंच पाती, क्षितिज तक पहुंचती है, इसीलिए यहां पर सूर्य की ऊष्मा भी बहुत कम पहुंचती है। और इसीलिए ये जो एरिया होता है इस एरिया में हमेशा ठंड का मौसम रहता है, अधिकतर ठंड का मौसम रहता है। यहाँ पर गर्मी का मौसम बहुत कम, मतलब गर्मी नहीं आती यहाँ पर, ठीक है। हमेशा ऐसा मौसम रहता है जहां पर गर्मी नहीं होती, ठीक है। ये कौन सा होता है, इसे शीत कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सर्दी का मौसम रहता है। अब यहाँ पर एक फैक्ट और सामने निकल के आता है, जो आपका ये वाला भाग होता है उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में अधिक ऊष्मा आती है और जहां पर अधिक ऊष्मा आएगी वहां पर वाष्पन भी अधिक होगा, ठीक है। अब जब जहां पर वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा वहां पर वर्षा भी अधिक होगी। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है और वर्षा अधिक होने की वजह से यहां पर क्या होता है कि कीचड़ वगैरह ज्यादा होता है। जहां पर कीचड़ वगैरह जहां पर ज्यादा होगा वहां पर गंदगी भी ज्यादा होगी, जहां पर गंदगी ज्यादा होगी वहां पर अनेक प्रकार के मच्छर और बीमारियां पनपेंगी, ठीक है। इसीलिए जो अपना क्षेत्र आता है ये उत्तरी ध्रुव में आता है, उत्तरी ध्रुव में आता है। और उत्तरी ध्रुव में आने की वजह से हमारे क्षेत्र में एक बात और है कि यहाँ पर हमारा सूर्य होता है सर पे आ जाता है, ठीक है। हम कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में ही रहते हैं और इसी वजह से अपना भारत जो है ये इसके बीच में आता है और यहाँ पर अपने यहाँ पर अधिक वर्षा भी होती है और हर प्रकार का मौसम भी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको मिलता है, जो मैंने अभी आपको समझाया उसी का पूरा डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया, एक बार समझ लीजिएगा। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। वर्ष में एक बार क्या होता है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में मतलब जितने भी अक्षांश होते हैं सभी अक्षांशों पर एक समय ऐसा आता है वर्ष में कि सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है। मतलब बिल्कुल अगर आप पूरा सीधा सर करके देखेंगे तो आपको सूर्य ऊपर ही दिखाई देगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर होता है, ठीक है। इसीलिए क्षेत्र होता है यहाँ पर सूर्य की सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट मिलता है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ठीक है। जो आपके अन्य क्षेत्र होते हैं वहां पर नहीं होता है और ध्रुव के तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त
के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये वाला क्षेत्र आपका होता है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर सूर्य की किरणें जो होती हैं तिरछी पहुंचती हैं। यहाँ पर कभी भी मतलब ऐसा नहीं समय नहीं आता है जब यहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम एकदम स्ट्रेट लाइन में वो सीधी आए, ठीक है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। कौन से क्षेत्र में? ये वाला जो क्षेत्र होता है आपका, एक मिनट, ये वाला दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाला, ठीक है। ये वाला क्षेत्र जो होता है, ये वाला, इस क्षेत्र में क्या होता है कि सूर्य की किरणें एकदम सीधी कभी नहीं पहुंच पाती, यहाँ पर सिर्फ क्षितिज पर पहुंच पाती, इसीलिए ये क्षेत्र होता है। यहाँ पर सबसे अधिक क्या होता है? ठंड होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मिलता है यहाँ पर आपको, देशांतर क्या है? देशांतर एक महत्वपूर्ण मतलब टॉपिक बनता है, देशांतर क्या है, और इस प्रश्न पर कई बार इस पर प्रश्न पूछा चुका है, ठीक है। तो देशांतर क्या है, इसको समझने से पहले आप ये समझिएगा कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतरी यामयोत्तर, या फिर इसको देशांतर रेखाएं आप कह सकते हैं। एक बार इसको आप लोग चित्र के माध्यम से समझिएगा। एक बार मैं यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, एक मिनट रुकिए। बिल्कुल व्हाइट पे आपको एक हम क्लीन से समझा के बताऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा, आता है टॉपिक, ठीक है। क्या है कि जो हमारा पृथ्वी क्या है? चपटी हुई है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं पाई जाती है। एक होती है, एक मिनट पहले इसको मैं अच्छे से बना देता हूं, ये रही पृथ्वी, ठीक है। तो क्या है कि पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं, एक होती है अक्षांश, दूसरी होती है देशांतर। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश में सबसे पहले मध्य में कौन सी होती है? ये मध्य में आपकी एक रेखा आती है, इसको क्या कहते हैं जानते हो? चलिए सबसे पहले आप इसे बताइएगा कि मध्य वाली रेखा को क्या कहते हैं, मैं बताऊं। इसको आप लोग कहते हैं इसको आप लोग कहते हैं विषुवत वृत्त, इसको कहते हैं विषुवत। सबसे मध्य वाली रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है। और इसके बाद में ये आपके और कई सारे वृत्त मिलते हैं, इसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, इन सभी की लंबाई समान न होकर के सबसे बड़ी ये होती है विषुवत वृत्त। इसके बाद में कई सारी रेखाएं जो होती हैं, एक के बाद इनका जो लंबाई होती है छोटी होती चली जाती है, और सबसे मध्य में जाकर के अक्ष पर पहुंचते इनकी जो लंबाई होती है शून्य हो जाती है, ठीक है। ध्रुव पर पहुंचते इनकी लंबाई शून्य हो जाती है। इसी प्रकार से नीचे होता है, ये होता है आपका उत्तरी अक्षांश, और ये होते हैं दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं देशांतर की, देशांतर किसे कहते हैं? तो देशांतर के लिए आपको मिलता है जो आपका पूरा ये पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, ठीक है। ये आपकी पूरी पृथ्वी। देशांतर जो आपके ये वाला अक्ष होते हैं, ध्रुव होता है, और ये वाला ध्रुव, ये वाला आपका कौन सा है? उत्तरी ध्रुव, ये वाला दक्षिण ध्रुव, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले एक रेखा आती है, इसको कहते हैं प्रमुख यामयोत्तर, ठीक है। मध्यवाही रेखा होती है, इसको कहते हैं प्रमुख यामयोत्तर। और प्रमुख यामयोत्तर के बाद में कई सारी रेखाएं हैं जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ी जाती है, ये वाली, ठीक है। ये जो रेखाएं होती हैं, सभी रेखाओं की लंबाई समान होती है, और समान लंबाई होने के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है कि ये सारी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से चालू होती हैं और दक्षिण ध्रुव को जुड़ती हैं आकर के, ठीक है। इनको हम कहते हैं देशांतर। तो यहाँ पर आप एक बात समझ गए होंगे कि जो आपके देशांतर और अक्षांश में अंतर क्या है। अक्षांश ये वाली रेखाएं होती हैं और इनकी लंबाई समान नहीं होती, सबसे मध्य वाली सबसे बड़ी होती है, और इसके बाद जैसे जैसे नीचे आती जाती है अक्ष की ओर, इनकी लंबाई कम होती है। और देशांतर में क्या होता है? देशांतर में सभी की लंबाई समान होती है, ठीक है। देशांतर में सभी की लंबाई समान होती है, और ये अक्ष से या स्टार्टिंग होती है इनकी, और अक्ष पे आते हैं इनकी मतलब इनका जो स्टार्टिंग होती है ध्रुव से होती है, इनको ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव से स्टार्टिंग होती है और ध्रुव पर ही आके इनका एंड भी हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को, इसको आप लोग संदर्भ रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है। देशांतर रेखा को आप संदर्भ रेखा भी कह सकते हैं। संदर्भ रेखा को देशांतरी यामयोत्तर रेखाएं कहते हैं, ठीक है, जो कि यहां पर आपको ये दी गई हैं। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है, किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतर यामयोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लेकिन इस पर प्रश्न अभी तक ज्यादा नहीं बना, ठीक है। तो आप बस इतना ही समझ लीजिएगा कि अगर आपको किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाना है कि हम किस स्थिति में खड़े हैं, आप मतलब कर्क रेखा के पास खड़े हैं, मध्य मतलब या फिर मकर रेखा के पास में किस स्थिति में खड़े हैं, किस डिग्री के पास में खड़े, तो आपको इस जानने के लिए आपको सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आप कितने अंश अक्षांश पर खड़े हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको अक्षांश पता लगाना होगा, ठीक है। अक्षांश वाली रेखाएं ये होती हैं,
40 अंश अक्षांश पर खड़े हैं, फिर 60 अंश अक्षांश पर अक्षांश के साथ में आपको ये पता लगाना होगा कि आप उत्तरी अक्षांश पर खड़े फिर या फिर दक्षिणी अक्षांश पर खड़े हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको ये जानना होगा कि आप देशांतर या अमरोत्तर में पूर्व में है या फिर पश्चिम में और कितने डिग्री पर हैं। ठीक है, देशांतर या अमरोत्तर में आप मतलब कौन से देशांतर पर खड़े हैं। अब यहां पर अगला पॉइंट मिलता है कि यामियोत्तरों के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम जो विषुवत वृत्त होता है ये वाला वृत्त। ठीक है, यहां पर अधिकतम जो देशांतर होते हैं, देशांतरों के बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर होती है। ठीक है, एक देशांतर से दूसरे एक मिनट यामियोत्तरों के बीच की दूरी, जो यामियोत्तर होते हैं इनके बीच की दूरी होती है विषुवत वृत्त पर। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी, इनकी दूरी विषुवत वृत्त पर होती है जो सबसे अधिकतम होती है 111.3 किलोमीटर। ठीक है, और ध्रुवों पर जो ध्रुव आ जाते हैं यहाँ पर जो सबसे न्यूनतम पहुंच जाती है 0 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जान सकते हैं कि ये जो आपका अक्षांश मिलते हैं इनकी लंबाई समान नहीं होती, कम ज्यादा होती है। अगला पॉइंट मिलता है सभी देशांतर यामियोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। ठीक है, तब सभी देशों ने मिलकर क्या किया कि निश्चय की ग्रीन बीच। ठीक है, ग्रीन बीच जहां में ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामियोत्तर से पूर्व और पश्चिम को की ओर गिनती शुरू की जाए। ये आपको समय निर्धारण में बहुत में मतलब अच्छा लगता है कि समय का निर्धारण कैसे किया जाए, इसके लिए ऐसा किया गया। इसको आप लोग अच्छे समझिएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपको ये वाला टॉपिक मिला था, एक मिनट, ये वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन दोनों को समझिएगा। यहां पर बताया जा रहा है कि देखिए सभी देशांतरीय यामियोत्तरों की जो लंबाई होती है समान होती है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए पृथ्वी है और यहां से स्टार्टिंग होती है, यहां पर एंड होती है आकर के, तो सभी देशांतरीय यामियोत्तरों की लंबाई क्या होती है, समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होगा। ठीक है, क्योंकि सभी समान है तो संख्या में अगर व्यक्त करें तो इसके लिए कठिन होगा। तब सभी देशों ने मिलकर के एक निर्णय लिया, एक निश्चय किया कि ग्रीन बीच जहां पर राजकीय ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, इससे गुजरने वाली यामियोत्तर से, यहां से जो यामियोत्तर गुजरती, जो रेखा गुजरती, उससे पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ठीक है, इससे पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर, दोनों की ओर गिनती शुरू किया, अर्थात इस स्थान को बिल्कुल शून्य माना जाए, प्रमुख यामियोत्तर माना जाए। आप देख सकते हैं इसको प्रमुख यामियोत्तर मान करके यहीं पर ब्रिटिश राजशाला स्थित है, ब्रिटिश से वेधशाला स्थित है और यहां पर ग्रीन बीच का ये क्षेत्र। ठीक है, इससे पश्चिम की ओर, इससे पूर्व की ओर गिनती शुरू की जाए। ठीक है, ये आपका 0 अंश होगा, इसके बाद में आपका ये मिलता है 20, 30, 40, 50, 60 अंश और इस प्रकार से पूरे अंश गिने जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरे 360 अंश तक चलेगा। ठीक है, इससे इधर 180 अंश और इधर 180 अंश। ठीक है, बीच का ये आपको मिल जाएगा मध्य बाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैंने आपको इतना बता दिया कि कहां से स्टार्टिंग होगी, से गुजरने वाले यामियोत्तर से पूर्व पश्चिम को गिनती शुरू की जाए। इस यामियोत्तर को प्रमुख यामियोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 अंश देशांतर है। ठीक है, इसका अंश कितना होगा, 0 अंश देशांतर। और जो आपका ये मिलता है जो दूसरी वाली रेखा मिलती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त। ठीक है, विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश होता है और ये आपकी कौन सी मिलती है, 0 अंश देशांतर मिलती है। आगे बढ़ते हैं। तो 0 अंश देशांतर इसका माने अर्थात यह स्थान मानक समय माना गया। ठीक है, इस स्थान को मानक समय माना गया और मानक समय निर्धारित करने का आधार बन गया है। ठीक है, तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम का तक गणना करते हैं। ठीक है, तो एक बार यहां पर मैं एक बाइट कर लेता हूं थोड़ा सा, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन टॉपिक है और शायद आपको समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से वही करता हूं जो मैंने भी आपके लिए किया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना, कई बार इस पर प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको अच्छे से समझना, अगर आप समझ नहीं पाए तो इनको याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वैसे जहां तक मैं समझा रहा हूं और समझता हूं तो आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। और अब इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्या है कि हमने अभी डिस्कस किया कि यामियोत्तर किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ और इसके बाद में प्रमुख यामियोत्तर क्या है और प्रमुख देशांतर क्या है। ठीक है, प्रमुख यामियोत्तर को हमने क्या किया, मानक समय मान लिया। ये एक मिनट और थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए, इतना बहुत है, इतने में हो जाएगा अपना। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, ये रही हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीच में हमने इसको मान लिया प्रमुख यामियोत्तर। ठीक है, प्रमुख यामियोत्तर को हमने क्या किया, 0 अंश देशांतर मान लिया। ये हमारी रही कौन सी, प्रमुख देश, इसको हमने मान लिया विषुवत वृत्त। ठीक है, तो विषुवत वृत्त ये हमारी अक्षांश की गिनती गिनने के लिए प्रमुख रेखा है, मध्य वाली, और इसको हमने मध्य वाली मान लिया देशांतरों को गिनने के लिए मध्य की रेखा। इसको हमने क्या कहा, प्रमुख यामियोत्तर का ये 0 अंश अक्षांश पर, ये 0 अंश देशांतर पर स्थित है और ये वाली 0 अंश अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, दोनों को मान लिया। इसके बाद में आपको मिलती ये वाली जो रेखाएं, ये जाती हैं आपकी कौन सी, देशांतर रेखा। ठीक है, ये देशांतर रेखाएं जाती हैं, इससे इधर तरफ आपको 180 डिग्री अंश पर 180 देशांतर गिनना है
और इससे 100 इधर इधर तरफ 180 देशांतर गिना, ये आपका पूर्व का होगा और ये आपका पश्चिम का होगा। ठीक है, तो हमारा देश कहां पर, यहां कहीं पाया जाता है। ठीक है, यहां कहीं पाया जाता है और हमारे जो देश की स्थिति है ये कुछ 82.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। जी हाँ, 82.5 पूर्व में स्थित है हमारा देश। ठीक है, तो यहीं पर अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो यहां पर और यहां पर समय गिनाया था। ठीक है, तो यहां पर जो समय होगा इसके इधर तरफ क्या होता है, पूर्व में सूर्य का उदय होता है। ठीक है, यहां से पूर्व का सूर्य का उदय होता है। ठीक है, तो पूर्व यहां से जो समय होगा इधर तरफ अधिक माना जाएगा और इधर तरफ कम। मतलब जैसे अगर यहां पर 12 बजेंगे तो 12 बजने के बाद में जब यहां पर 12 बजेंगे तो इससे पहले इधर तरफ समय गिना जाएगा। अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, यहां पर समझिएगा। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर के पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ठीक है, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू और तथा पश्चिम के लिए अक्षर पा का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अपना भारत देश जो है 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो हमारा देश किधर है, पूर्व में है। ठीक है, तो ये पू या फिर आ का पू या पा या फिर मतलब पू का इस्तेमाल किया था। पूर्व पश्चिम में तो पा और पू का इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। 180 डिग्री देशांतर को। ठीक है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा है। ठीक है, मतलब इनको मतलब एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। देशांतर और समय, अब यहां पर आपको समझ में आएगा कि हम समय का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी माना गया। ठीक है, जो हमारा प्रमुख याम्योत्तर है पृथ्वी के बीच वाला जो प्रमुख याम्योत्तर वाही रेखा, यहां पर जब सूर्य एकदम स्थान पर होगा, यहां पर होगा सूर्य मतलब बिल्कुल बीच में होगा, इसमें 12 बजे माने जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सबसे पहला टॉपिक। अगला टॉपिक मिलता है चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, मतलब पृथ्वी जो इधर से इधर की ओर चक्कर लगाती है ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा, सूर्य इधर से उगा होगा। ठीक है, सूर्य इधर से मतलब बेस्थान जहां सूर्य पूर्व से उगेगा और पश्चिम की ओर अस्त होगा। ठीक है, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी और सूर्य एक ही स्थान पर स्थित है, सूर्य का उदय सूर्य कहां से उदय होगा, पूर्व में, और कहां पर अस्त होगा, पश्चिम में। ठीक है, तो अगला पॉइंट यहां पर आपको देखने को मिलता है कि उसका समय ग्रीनविच से समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में जो देखिए वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में उनका समय क्या होगा, ग्रीनविच से आगे होगा, क्योंकि जब ग्रीनविच में सूर्योदय होगा उससे पहले ही उसके आगे वाले समय का उसके आगे वाले क्षेत्र का में सूर्योदय हो चुका होगा। इसलिए क्या होगा कि ग्रीनविच से आगे वाला जो क्षेत्र वहां पर सुबह पहले होगी और जो ग्रीनविच के बाद वाले अर्थात पश्चिम क्षेत्र में के जो क्षेत्र हैं, पश्चिम में जो क्षेत्र है उनका समय ग्रीनविच से पीछे माना जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार समझिएगा किसके माध्यम, चित्र के माध्यम से। यहाँ पर चित्र भी दिया गया है, उसके माध्यम से समझ सकते हैं। ये रहा चित्र। ठीक है, तो देखिए ये है कहां पर, ग्रीनविच। ठीक है, एक मिनट, ये आपका रहा ग्रीनविच। ठीक है, ये ग्रीनविच है। ग्रीनविच से इधर तरफ यहां सूर्य का उदय होगा और यहां पर अस्त होगा। ठीक है, तो ग्रीनविच से इधर यहां सूर्य स्टार्टिंग, यहां पर जब सूर्य आ जाएगा तो इसको माना जाएगा 12 बजे। ठीक है, और 12 बजे यहां पर माना जाएगा। इससे पहले यहां पर जो होगा, यहां पर समय आगे गिना जाएगा क्योंकि यहां पर सूर्योदय पहले होगा, और इधर तरफ क्षेत्र जो इधर वाला जो होगा यहां पर समय पीछे माना जाएगा क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र होगा यहां पर सूर्यास्त बाद में होगा, सूर्योदय बाद में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री मतलब 24 घंटे में पूरे अपने अक्ष पर घूम जाती है। ठीक है, अर्थात एक घंटे में 45 डिग्री पृथ्वी हमारी घूमती है, क्योंकि जब आप 360 का और इसके मतलब 24 का जब आप विभाजन करें मतलब भाग देंगे इसमें तो आपका 15 ही आएगा। ठीक है, तो 15 डिग्री एक घंटे में हमारी पृथ्वी घूम जाती है। ठीक है, अब जब 15 डिग्री एक घंटे में घूमती है तो एक डिग्री कितने मिनट में घूमती है, तो एक डिग्री घूमेगी पूरे 4 मिनट में। ठीक है, 4 मिनट में एक डिग्री घूम जाती है, क्योंकि जब आप 15 को 60 से विभाजित करोगे, एक मिनट में, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक डिग्री 4 मिनट में घूमेगी। ठीक है, इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में, जो ग्रीनविच से 15 डिग्री पहले स्थान है, वहां पर 15 इंटू 4 अर्थात 60 मिनट पहले 1 बजे सूर्योदय होगा। मान लीजिएगा कि ग्रीनविच में सूर्योदय हो रहा है 12 बजे। ठीक है, तो ग्रीनविच से जो 15 डिग्री पहले स्थान होगा वहां पर ठीक 11 बजे सूर्योदय हो चुकेगा। ठीक है, मतलब एक घंटा उसका समय आगे रहेगा। ठीक है, अर्थात वहां पर दोपहर का 1 बजा होगा। ठीक है, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय
जो 15 डिग्री पश्चिम का समय है वो ग्रीनविच के समय से 1 घंटे पीछे चलेगा। ठीक है, एक मिनट यहां पर मैंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया, समझिएगा। क्या है कि ग्रीन बीच में क्या है कि देखिए इस प्रकार ग्रीन बीच में जब दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीन बीच से 15 डिग्री पूर्व अर्थात 15 डिग्री पहले जो स्थित क्षेत्र होगा वहां पर 15 में इंटू 4 अर्थात 60 मिनट पहले ग्रीन बीच के इस समय से 1 घंटा आगे होगा। ठीक है, जब ग्रीन बीच से 1 घंटा आगे होगा तो वहां पर सूर्योदय पहले ही हो चुका होगा, इसलिए वहां पर 1 बजे होंगे। ठीक है, अर्थात वहां पर दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीन बीच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीन बीच समय के 1 घंटे पीछे होगा, यानी कि वहां पर सुबह के 11 बजे होंगे। ठीक है, अर्थात यहां पर आप लोग समझ ही गए होंगे, एक बार आप मैप के माध्यम से समझ लेंगे, इसको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, समझिएगा, ये आपका ग्रीन बीच वाला क्षेत्र, यहां पर पहले सूर्योदय हो चुका तो यहां पर 1 पहले बजेंगे और यहां पर 1 बाद में। आपने देखा होगा ना कि यहां पे अमेरिका में लगभग 5 घंटे कुछ 5.5 घंटे का अंतर है। अपने यहाँ पर सूर्योदय 5.5 घंटे पहले हो जाता है और अमेरिका में सूर्योदय जो होता है 5 घंटे बाद में होता है। ठीक है, इसीलिए ये पूरा बताया गया। ठीक है, और इसके बाद वाला जो क्षेत्र होगा वहां पर सूर्योदय बाद में होगा, इसलिए वहां पर 1 बाद में बजेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं, जो हमारा मानक समय है इसको क्यों मानते हैं। ठीक है, तो भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़, देखिए ये आपका है कुछ, देखिए भारत में गुजरात का द्वारका ये आपका एक क्षेत्र ही है और एक क्षेत्र ही है। ठीक है, तो दोनों क्षेत्र में काफी मतलब 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। ठीक है, स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। तो अगर हम इस समय के यहाँ के समय को मानते हैं, ये आपका मिलता है 97 डिग्री पर। ठीक है, 97 डिग्री पूर्व में, और ये आपका मिलता है 68 डिग्री पूर्व में। तो इन दोनों के बीच में जो समय अंतर है, यहाँ पर 1 घंटा 45 मिनट पहले सूर्योदय हो जाता है और यहाँ पर 1 घंटा 45 मिनट बाद में सूर्योदय होता है। तो काफी डिफरेंट था। मान लीजिए कि यहाँ पर जब 5 बजे सूर्योदय होगा तो यहां पर कितने बजे सूर्योदय समझते हो, लगभग यही कुछ 6:45 पर। ठीक है, तो भारत में एक ऐसे समय इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। ठीक है, ये मानक समय मानने के लिए एक अपील की गई। इसके बाद में क्या हुआ, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, ये वाली जो आपको रेखा गुजरती है इसको, ठीक है, इसको 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। ठीक है, हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिसके नाम से मूवी बनी है, आप लोग देख सकते हैं ना, कभी मिर्जापुर जाएगा तो आप देखिएगा वही ये मानक समय वाली रेखा हमारे यहाँ की। तो मिर्जापुर जो कि कुछ स्रोतों से मतलब इलाहाबाद के नैनी के को भी बताया जाता है, इलाहाबाद का जो नैनी वाला क्षेत्र है वो भी बताया जाता है। इलाहाबाद आज आप लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इससे होकर गुजरती है। ठीक है, जो अपने यहाँ की प्रमुख याम्योत्तर मानक समय वाली जो रेखा है अपने यहाँ की, वो कहां से, मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। ठीक है, और इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ठीक है, इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। अब एक बार इसको समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा कि अगर हमने इस समय की यहां पर जब सूर्योदय होता है उसी समय को हमने यहां पर भी मान लिया होता तो ये बहुत ही गड़बड़ हो जाता, क्योंकि यहाँ का जो समय है, यहाँ के समय में और यहाँ के समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। ठीक है, आप मुझे एक बात बता दीजिए कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं आपको समझा दूं और आपको समझ में ना आए तो ये काफी मतलब अंतर हो जाएगा। तो इसको एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया। ठीक है, तो मानक समय हमारे यहाँ की माना गया बीच वाला। ठीक है, कि बीच में जब सूर्योदय होगा उसी समय को मानेंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, और अक्सर ऐसा चलता रहता है कि भारत में अक्सर बात ये उठती रहती है कि भारत का 2 मानक समय माने जाए, एक मतलब इधर वाले और एक इधर वाले। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो सूर्योदय होता है और यहां पर सूर्योदय होता है 1 घंटा 45 मिनट का अंतर मिलता है इन दोनों के बीच में, और इस वजह से काफी अंतर आ जाता है। ठीक है, तो भारत में मध्य की रेखा को मध्य में माना गया, जो कि मिर्जापुर में स्थित है, इस रेखा को मानक रेखा माना गया, मतलब मानक याम्योत्तर माना गया। ठीक है, इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है कि भारत ग्रीन बीच के 82.30 मतलब 82 डिग्री 30 मिनट मतलब यही कुछ 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ग्रीन बीच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, और तथा यहाँ का समय ग्रीन बीच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे, मतलब 5.5 घंटा आगे, जबकि इसे इसलिए लंदन में दोपहर के जब 2 बजते हैं तो अपने भारत देश में 7:30 बजते हैं, क्योंकि अपना भारत देश के जो समय है वो लंदन से कितने मतलब 5 घंटा आगे, मतलब ग्रीन बीच से 5.5 घंटा आगे समय, इसीलिए जब लंदन में जब 2 बजते हैं तो अपने यहाँ पर 7:30 बजते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है। ठीक है, जिसके कारण से वहां इससे अधिक मानक समय एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय अपनाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले
क्षेत्रों में बांटा गया। जी हाँ, पृथ्वी पर 24 घंटे पाए जाते हैं और पृथ्वी पर एक-एक समय एक-एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि अपना जो भारत देश है इसमें केवल एक ही समय चलता है, जबकि अन्य देश हैं, हम बात करते हैं रूस की, तो रूस में पूरे 11 मानक समय और अन्य देशों में भी कई सारे मानक समय हैं। ठीक है, अपने भारत देश में बात उठती कई बार कि यहाँ पर कई सारे मानक समय रखे जाए, 2 मानक समय रखे जाए, क्योंकि जो आपका असम वाला और गुजरात वाला क्षेत्र है ये दोनों से काफी दूर पाया जाता है और इसलिए यहाँ पर समय का निर्धारण काफी अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, तो हमारे आज के इस चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, सभी को नोट कर लिया होगा आपने। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना। आज की इस वीडियो में मुझसे काफी मेहनत पड़ी है, मैंने इसके नोट्स भी काफी अच्छे से बनाए थे, काफी टाइम लगा था क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा यहाँ पर। ठीक है, और एक्सप्लेन भी आज अच्छे से किया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर कल आएगा और आज से हमने स्टार्टिंग आपकी जो हिस्ट्री वाली काफी अच्छे से तैयारी करा दी है और डेली करंट पे वीडियो 5 बजे आएंगे। इसके बाद में डेली आपको आगे वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।